साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। सिर्फ हम लोग सवालों के जवाब को देते हुए आगे बढ़ेंगे और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें और अपना स्कोर काउंट करते हुए भी चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग फटाफट हर एक सवाल का जवाब दें और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर को भी बताएँ। चलिए साथियों, पहला सवाल आपके सामने में ये रहा कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वो वस्तु, बताइए वो वस्तु क्या होगा? एक्सेलरेट करेगी या फिर रेस्ट में रहेगी या फिर साथियों कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी या फिर साथियों कोई निष्कर्ष नहीं? बताइए इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए इस सवाल का। तो देखिए पहले वाले सवाल का क्या होगा कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वो वस्तु क्या होगा साथियों? वो वस्तु एक्सेलरेट करेगी नहीं, आपका रेस्ट में रहेगी ये भी नहीं, बल्कि क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलती रहेगी। एक कांस्टेंट जो वेलोसिटी है साथियों उससे वो क्या होगा, आपका चलती रहेगी। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते हुए आगे बढ़िएगा और अंत में आपको बताना है। साथियों दूसरा सवाल आपके सामने में है, जवाब दीजिए कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा क्यों होता है? बताइए दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा क्यों होता है? क्या साथियों अपवर्तन के कारण होता है या परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के विकिरण के कारण साथियों या फिर लेंस के कारण? फटाफट जवाब दीजिए कि दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है साथियों ये उल्टा क्यों होता है। तो साथियों बस आप लोगों को ना प्यार से कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि किस दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसको आप लोग को बताना है। तो फिलहाल इस सवाल का आप लोग जवाब ध्यान रखिएगा कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा इसलिए होता है, किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण साथियों? परावर्तन के कारण उल्टा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी 2 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 2 के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने में, फटाफट जवाब दीजिए और अपना स्कोर काउंट करते चले। क्या साथियों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या वोल्ट होगा या ओम होगा, एम्पियर या फिर वाट? तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा साथियों? बहुत आसान सा सवाल था। विद्युत धारा की इकाई आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा। यानी 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ये रहा साथियों चौथा प्रश्न, जवाब दीजिए आप लोग कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? बताइए न्यूटन साहब ने 3 गति के नियम दिए थे, उसमें से तीसरा जो नियम है वो किस पर आधारित है? क्या पहला ऑप्शन है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस पर आधारित है? या फिर साथियों बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, इस पर आधारित होती है? या फिर साथियों गति की अवस्था बनी रहती है, इस पर? या फिर साथियों गुरुत्वाकर्षण? तो आप लोग को बताते चले कि गति की अवस्था जो बनी रहती है ये आपका न्यूटन का फर्स्ट नियम है साथियों। एफ इज इक्वल टू एम ए आपका न्यूटन साहब का सेकंड नियम है। और क्या पूछा था कि तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है साथियों ये न्यूटन साहब का तीसरा नियम हो जाएगा और यही इस सवाल का आपका जवाब होगा। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। आप लोग अपना स्कोर नोट डाउन करते चलें। ये रहा 5वां प्रश्न, आप लोग का जवाब दीजिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? क्या ए डी है, बी सी है, ई के है, ए ई है? ध्यान रखिएगा, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील को बोलते हैं के ई डी ए से, याद रखिएगा ये आपका वसा में घुलनशील हो जाएगा। और विटामिन जो आपका बी और सी है ये आपका जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील का ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी में है। जो ऑप्शन बी आपका बी सी है यही विटामिन क्या होता है आपका जल में घुलनशील होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। देखिए आज ना आपका सिर्फ फटाफट क्या करना है, आपको क्वेश्चन हल करते जाना, आंसर देते जाना है। आज हम लोग ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ आपको अपना स्कोर काउंट करते चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि HCl क्या है साथियों? क्या HCl क्षार है या लवण है या अम्ल है या कार्बनिक यौगिक है? देखिए बहुत आसान सा सवाल है कि HCl क्या है साथियों? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बस आपको यहाँ पे प्यार से ये बताना है कि ये हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, ये वाला अम्ल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों 6 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने कि लोहे में
जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। जब लोहे में जंग लग जाता है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे साथियों। क्या वाष्पीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, विस्थापन कहेंगे या संयोजन कहेंगे। 7 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ऑक्सीजन के साथ लोहा के साथ आपका ऑक्सीजन जुटता है साथियों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए 7 के बाद बढ़ेंगे 8वां प्रश्न, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। चलिए 7 के बाद बढ़ते 8वां प्रश्न। ये रहा 8वां प्रश्न, जवाब दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। बताइए साथियों कौन आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 हो जाएगा। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। और ये आपका किसका रासायनिक सूत्र होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 8 का बी हो जाएगा। अब तक बताइए आप लोग का कितना सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 8 के बाद बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। ये रहा 9वां प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या अग्नाशय है या लीवर है या थायराइड है या फिर लसिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी पूछे ध्यान रखिएगा वो आपका क्या होता है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये अग्नाशय जो है साथियों ये आपका किस तरह का ग्रंथि है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में जो बताते हैं तो उससे वो बातें आपको याद रह जाता है। चलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। ये रहा 10वां प्रश्न आज के सेशन का कि लाल रक्त कणिका जिसको RBC कहते हैं साथियों, RBC का कार्य क्या होता है बताइए। जो RBC होता है उसका क्या कार्य होता है। क्या रोग प्रतिरोध का कार्य करता है या हार्मोन को निर्माण का कार्य करता है, साथ ही ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है या फिर पाचन का कार्य करता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा ये जो रोग प्रतिरोध की बात कर रहा है ना तो ये आपका WBC का कार्य, किसका WBC का कार्य, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए आपका RBC जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है, किसका ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और बस आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है जो WBC है ना इसका रासायनिक नाम क्या होगा साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। साथियों जवाब दीजिए आप लोग भी क्या है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। देखिए हालांकि बहुत आसान यानी मॉडरेट लेवल का ही सवाल है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इजी है। और फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। क्या ये आपका यकृत से स्रावित होता है, फिर अग्नाशय या फिर साथियों वृक्क से या फिर आमाशय से। बताइए इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो देखिए 11 नंबर जो सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो इंसुलिन जो है ना जो ये आपका किससे अग्नाशय से स्रावित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका ये अग्नाशय के किस भाग से, अग्नाशय के किस भाग से आपका इंसुलिन स्रावित होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग होता है। क्या ऑक्सीजन का प्रयोग होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, फिर हाइड्रोजन का प्रयोग या फिर नाइट्रोजन का प्रयोग। साथियों जवाब दीजिए 12वां नंबर सवाल का कि प्रकाश संश्लेषण जो यानी पेड़ पौधा का भोजन बनाने का जो एक तरीका है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसमें किस गैस का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। साथियों यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि अगर सवाल पूछे कि पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं। आपको हर हाल में कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन के रूप में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग करते हैं, वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 13वां प्रश्न। जवाब दीजिए आप लोग कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। फटाफट बताइए कि किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है।
क्या उसके आयतन पर निर्भर करता है, उसके वेग पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर निर्भर करता है। साथ ही जवाब दीजिए कि किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, जड़त्व हमेशा ना उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर साथियों? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें, फिर चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा 14वां प्रश्न। जवाब दीजिए आप लोग कि लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? बताइए, लेंस की जो फोकस दूरी होता है एफ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, या डिग्री हो जाएगा, या सेंटीमीटर हो जाएगा, या रेडियन हो जाएगा? साथियों बताइए, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी बोला है ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना, उसका मात्रक मीटर ही होगा, इसको ध्यान रखना है। बस अगर यहाँ से आपको ये पूछ देता कि साथियों लेंस की क्षमता की अगर बात कर देता कि लेंस की क्षमता का मात्रक अगर आपको पूछे, तब उसका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा 15वां सवाल। जवाब दीजिए कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है। बताइए, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? क्या निर्वात में होती है, या वायु में होती है, या जल में होती है, या ठोस में होती है? साथियों आप सब जानते हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए ना एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। और देखिए निर्वात में तो कोई माध्यम है नहीं, इसलिए निर्वात में ध्वनि की गति होगी नहीं। तो इन तीनों ऑप्शन में से ध्यान रखिएगा, ठोस में ना ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। किसमें साथियों? ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। इसलिए 15वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर। बस आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। ये रहा 16वां प्रश्न कि एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? बताइए साथियों, एक होता है सीजीएस में, एक आपको पूछा है कि एसआई पद्धति में पूछा है, स्पेशली इंडिकेट किया है कि एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या होगा? क्या वाट होगा, या जूल होगा, न्यूटन होगा, या अर्ग होगा? बताइए साथियों एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति में कार्य की इकाई आपका जूल होता है। और यह आसान सा सवाल था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से धीरे धीरे से 17वां प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने में है। क्या है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइए, पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? क्या तांबा और जस्ता का है, तांबा और टीन का है, जस्ता और टीन का है, लोहा और कार्बन का होता है? साथियों बताइए कि आपका पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो ध्यान रखिएगा, इस बात को अब याद रखने के लिए कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा। क्या साथियों? पिताजी। क्या साथियों? पिताजी। इस ट्रिक को अब याद रखिएगा। अब देखिए आप बोलेगा सर कैसे? तो देखिए पी से हो जाएगा आपका पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, और ता से तांबा, जौ से जस्ता। यानी पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। इसलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 के बाद बढ़ते हैं साथियों 18वां प्रश्न की ओर। ये रहा 18वां प्रश्न। जवाब दीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा यौगिक होता है? बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा यौगिक होगा? क्या मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड? बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा यौगिक होता है? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों ये बेसिक नेचर का होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 18 के बाद बढ़ेंगे 19वां प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां प्रश्न। आप लोग भी जवाब दीजिए कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? बताइए, किस गैस के कारण अम्ल वर्षा जो होती है साथियों? क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो साथियों देखिए अम्ल वर्षा जो होता है ना, ये किस किस के ऑक्साइड? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, इन दोनों के ऑक्साइड ही क्या है? इसका प्रमुख कारण है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण गैसे तो आपका NO2 और SO2 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। चलिए 19 के बाद जवाब दीजिए 20वां प्रश्न का। ये 20वां प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या है कि NaCl जल में घुलने पर क्या बनाता है? बताइए, NaCl जो साथियों इसको जब जल में घोलेंगे तो ये क्या बनाएगा? क्या केवल Na+ बनाएगा, केवल Cl- बनाएगा, या फिर Na+Cl- साथियों, या फिर साथियों NaOH? तो देखिए NaCl जो है ना साथियों ये आपका धातु और अधातु से मिलकर बना है। तो देखिए धातु आपका पॉजिटिव होता है और अधातु नेगेटिव होता है। यानी इसमें जब इसको जब जल में घोलिएगा तो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। यानी 20 नंबर जो सवाल है इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे 20 के बाद
21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा 21वां प्रश्न आपके सामने में। साथियों आप लोग भी पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या है कि मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी है। देखिए मनुष्य में कौन कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं। क्या साथियों केवल धमनियाँ होती है, केवल सिराएँ होती है, केवल केशिकाएँ होती है, या फिर धमनियाँ, सिराएँ और केशिकाएँ। बताइए धमनियाँ, सिराएँ और केशिकाएँ क्या होती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ है ना, जो क्या करता है रक्त के बहाव के लिए जिम्मेवार है साथियों। ये आपका कौन कौन सा है, ये धमनियाँ भी है, सिराएँ भी हैं और केशिकाएँ भी है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। बस आपको प्यार से ये बताना है कि धमनी और सिरा में से किस में शुद्ध रक्त बहता है और किस में अशुद्ध रक्त बहता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 21 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से धीरे धीरे से 22वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 22वां सवाल, जवाब दीजिए कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। बताइए जो वृक्क है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। क्या पाचन है, या फिर श्वसन है, या उत्सर्जन है, या प्रजनन है। बताइए जो वृक्क होता है ना साथियों, इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो वृक्क है ना साथियों, इसका मुख्य कार्य हो जाता है उत्सर्जन। अब आपको सवाल आएगा मन में कि सर उत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए आपके शरीर से ना जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, जो आप बाहर निकालते हैं ना वक्त वक्त पे, उसी को उत्सर्जन के नाम से जाना आता है। ध्यान रखिएगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 के बाद बढ़ेंगे इसी तरह से 23वां प्रश्न की ओर। 23वां सवाल आपके सामने में साथियों, जवाब दीजिए कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ क्या है। बताइए रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ क्या है। यानी ऑक्सीजन को रक्त में कौन लेके जाता है। क्या आपका श्वेत रक्त कणिका जिसको WBC बोलते हैं साथियों ये, या फिर आपका साथियों हीमोग्लोबिन, या फिर साथियों प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को ले आने का काम करता है। यानी हीमोग्लोबिन साथियों ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद वो क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को ले आने का काम करता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। बताइए पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, या ऑक्सीजन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण साथियों, या फिर जल के कारण। बताइए पत्तियों का हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा पत्तियों का हरा रंग ना साथियों क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या एक वर्णक है जिसको पिगमेंट बोलते हैं, इसी की मौजूदगी के कारण ना पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। यानी 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 24 के बाद बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। ये रहा 25वां सवाल आपके सामने में, जवाब दीजिए कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होती है। बताइए देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है कि रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं, कौन सी गैस ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होती है, इस्तेमाल होती है। क्या अमोनिया गैस, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए साथियों कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आपका अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। यानी 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से 25 के बाद 26वां प्रश्न की ओर। जवाब दिए साथियों, ये रहा प्रश्न संख्या 26 आपके सामने में, आप लोग भी पढ़िए और साथ साथ में जवाब दीजिए। क्या है कि किसी वस्तु को उसके द्रव्यमान के बिना नष्ट किए बिना उसकी आकृति बदली जा सकती है, ये गुण के कारण संभव है। मतलब किस गुण के कारण ये संभव है। और एक बार पढ़ लीजिए कि किसी वस्तु को उसके द्रव्यमान के बिना नष्ट किए, उसका द्रव्यमान को बिना नष्ट किए और बिना उसकी आकृति बदले, बिना उसकी आकृति बदली जा सकती है। अच्छा, उसके द्रव्यमान को नष्ट किए बिना उसकी आकृति बदली जा सकती है। तो ये गुण किसके कारण संभव है। क्या द्रव्यमान के कारण संभव है साथियों, या फिर घनत्व के कारण, या फिर इलास्टिसिटी के कारण, या फिर जड़त्व के कारण। तो देखिए ये आपका हो जाएगा इलास्टिसिटी के कारण साथियों। किसके कारण, इलास्टिसिटी के कारण ये आपका संभव हो जाएगा। क्या बोला है कि द्रव्यमान को नष्ट किए बिना। जैसे बहुत सारा सामान आप लीजिएगा ना, वो कपड़ा वगैरह तो इलास्टिसिटी होता है, उसको ना आप खींचेगा तो क्या होगा, उसका आकृति बदलेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान में ना कोई भी नष्ट नहीं होता है। और ये गुण इसलिए होता है वो उसके किसके कारण, इलास्टिसिटी के कारण। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 26 के बाद बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर।
ये रहा 27वां सवाल, जवाब दीजिए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। बताइए साथियों, विद्युत जो परिपथ है उसमें जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, इसको कैसे जोड़ा जाता है। क्या वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या फिर समांतर क्रम में, या फिर साथियों किसी भी तरह से, या फिर युग्म में। तो फटाफट जवाब दीजिए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। साथियों देखिए, वोल्ट मीटर को ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। रुकिए साथियों, थोड़ा सा आप लोग रुकिए। ये रहा 28वां प्रश्न, आपके सामने में भाग रहा था, पता नहीं क्यों जो भाग रहा था। ले लीजिए 28वां प्रश्न कि पानी में साबुन मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव, बताइए उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। जब आप पानी में साबुन मिलाइएगा, डिटर्जेंट मिलाइएगा, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा साथियों। क्या बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले बढ़ता फिर घटता है, या फिर साथियों कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए कि पानी में साबुन मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, उसके पृष्ठ तनाव में क्या होता है, वो उसका घट जाता है, यानी घटता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 के बाद इसी तरह से बढ़ेंगे 29वां प्रश्न की ओर। ये रहा 29वां प्रश्न आपके सामने में, जवाब दीजिए कि कोई अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करता है। बताइए कोई अम्ल अगर जल में घुलेगा साथियों, अम्ल है, इसको आप क्या कीजिएगा, जल में घोलिएगा, तो बोला है कि कौन सा आयन उत्पन्न होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों जब भी आप अम्ल को जल में घोलते हैं ना, तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप क्षार को जल में घोलिएगा, तो क्षार को जब आप घोलिएगा साथियों, तब उस कंडीशन में क्या होता है, कौन सा आयन उत्पन्न होता है, तब उस कंडीशन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अम्ल बोला था, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 29 के बाद 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 30वां सवाल, जवाब दीजिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। साथ ही जवाब दीजिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। क्या कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, फ्लोरीन है। तो देखिए बहुत आसान से सवाल है कि सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है ना, वो देखिए आपका ध्यान रखिएगा, वो आपका पोटेशियम होता है। क्या साथियों, पोटेशियम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। यानी 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30 के बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे से 31वां प्रश्न की ओर। ये रहा 31वां प्रश्न आपके सामने में कि दांतों में सड़न किस अम्ल के कारण होती है। देखिए हमारी दांतें जो सड़ने लगती है, वो किस अम्ल के कारण सड़ने लगती है। क्या आपका एसिटिक अम्ल के कारण, या लैक्टिक अम्ल के कारण, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या फिर फॉर्मिक अम्ल के कारण। साथ ही जवाब दीजिए 31 नंबर सवाल का कि दांतों में जो सड़न है वो किस अम्ल के कारण होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो आपका हो जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण साथियों, लैक्टिक अम्ल के कारण दांतों में सड़न होती है। यानी 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 31 के बाद बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। ये रहा 32वां प्रश्न कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में कौन सा रोग होता है। बताइए अगर हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति हो जाएगा, कमी होगा, तो कौन सा रोग होगा। क्या आपका स्कर्वी हो जाएगा, या फिर रक्तलाभ होगा, रिकेट्स होगा, मधुमेह होगा। बताइए हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति से कौन सा रोग होगा। साथियों हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है। अगर इसका कमी होगा तो हीमोग्लोबिन का कमी होगा, और हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो खून का कमी, और खून की कमी को क्या बोलते हैं, रक्तलाभ बोलते हैं। एनीमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब हो जाएगा 32 का बी। चलिए 32 के बाद बढ़ते हैं 33वां सवाल की ओर। ये रहा 33वां सवाल, जवाब दीजिए कि कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। बताइए कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। क्या यकृत करता है, या फिर फेफड़ा करता है, या फिर विरिक करता है, या फिर आमाशय करता है। साथियों 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। तो ध्यान रखिएगा, वो आपका यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, यकृत जो है, यकृत क्या करता है, ये आपका विषैले पदार्थ को ना निष्क्रिय करता है। यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा 34वां सवाल आपके सामने में, जवाब दीजिए कि शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है। बताइए शरीर की सारी गतिविधियों, सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है। क्या हमारा हृदय है, या फिर मेरुरज्जु है, या मस्तिष्क है, या फिर यकृत है। तो साथ ही ध्यान रखिएगा कि शरीर की सभी गतिविधियों का जो नियंत्रण केंद्र है वो आपका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, और आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मस्तिष्क का कितना भाग होता है, आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज के सेशन का
अंतिम प्रश्न। टोटल आज के सेशन में 34 प्रश्न था और फटाफट रिवीजन था साथियों। अब आप बताइए कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ, 34 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।